नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट अशोक, जिनका समय 373 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। हमारी भारतीय परंपरा में इतिहास श्रुति परंपरा में प्रचलित था। यह कथाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता था, परंतु जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य किया। विंसेंट स्मिथ ने अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण को केंद्र बनाकर भारत का इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था और जस्टिन नामक एक ग्रीक लेखक अलेक्जेंडर के समकालीन सेंड्रोकोटस का उल्लेख करता है, जिसकी पहचान सर विलियम जोन्स चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करते हैं और इसी से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक की तिथि का निर्धारण होता है। परंतु यह तिथि निर्धारण कल्पना पर आधारित है। यदि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य नहीं तो यह तिथि भी सत्य नहीं है। प्राचीन संस्कृत साहित्य से ज्ञात होता है चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का उन्मूलन करके मगध के सिंहासन पर बैठा था। इतिहासकारों ने नंद का राज्यकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व मात्र 22 वर्षों में बताया गया है, जबकि पुराणों में 9 नंद शासकों का राज्यकाल 100 वर्ष बताया गया है। पुराणों के अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्यों से भी इसी प्रकार की तिथि हमें ज्ञात होती है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में वह अपने शासन के 5वें वर्ष को नंद राजा के 300 वर्ष के साथ तुलना करता है और 13वें वर्ष में वह 165 मौर्य काल का उल्लेख करता है, जिसमें पंचमे च दानी वसे नंदराज तिवसतो अर्थात नंदकाल 300 यह कहता है वह अपने शासन के 5वें वर्ष में। और पांतरीय सती वस सते राज मुर्य काले अर्थात मौर्य काल 165 यह कहता है अपने शासन के 13वें वर्ष में। अर्थात इस प्रकार से भी नंदों का राज्यकाल उतना ही प्रतीत होता है जितना कि पुराणों में बताया गया है। वायु पुराण में उल्लेख है कि महाभारत युद्ध अर्थात 3137 ईसा पूर्व के बाद मगध के राज सिंहासन पर बृहद्रथ वंश के शासकों ने 1000 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद प्रद्योत वंश के शासकों ने 138 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद शिशुनाग वंश के शासकों ने 362 वर्ष तक शासन किया। फिर नंद वंश के शासकों ने 100 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 3137 में से 1138, 362 और 100 घटाने पर 1537 ईसा पूर्व निकलता है। भागवत पुराण में भी नंदराज और परीक्षित के राज्यारोहण में 1500 वर्षों का अंतराल बताया गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया अर्थात 1537 ईसा पूर्व से 1513 ईसा पूर्व तक। इसके बाद बिंदुसार अथवा भद्रसार ने 25 वर्षों तक शासन किया अर्थात 1513 ईसा पूर्व से 1488 ईसा पूर्व। इसके बाद अशोक ने 26 वर्ष तक शासन किया 1488 ईसा पूर्व से 1462 ईसा पूर्व। प्रत्येक वीडियो में सही तिथि क्रम बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित तिथि क्रम आज भी प्रचलित है, जो अत्यंत भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है। अंग्रेजों ने भारतवर्ष के करोड़ों वर्ष के इतिहास को मात्र कुछ हजार वर्षों में ही सीमित कर दिया। उन्होंने ऐतिहासिक काल के अन्य महत्वपूर्ण राजाओं को भी इतिहास से बाहर कर दिया,
जैसे 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य इतिहास के पन्नों से गायब हैं। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपने आदेश अपने विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से अंकित कराए, जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलते हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन का सर्वप्रथम प्रयास क्रिश्चियन लासेन द्वारा किया गया था, जो नॉर्वे में जन्मे जर्मन पुरातत्वविद और इंडोलॉजिस्ट थे। वे बान विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय भाषा एवं साहित्य के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1836 ईस्वी में इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लीज के सिक्कों पर अंकित ग्रीक तथा ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों की सहायता से इसे पढ़ने का कार्य किया। इस लिपि को पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने पूरा किया, जो एक अंग्रेज प्राच्यविद और पुरातत्वविद थे। इन्होंने इस लिपि को 1838 ईस्वी में पूर्ण रूपेण पढ़ लिया, अर्थात इसके उद्वाचन में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। जेम्स प्रिंसेप ने ही लासेन के साथ 3 वर्षों तक अर्थात 1834 से 1837 तक इंडो ग्रीक तथा इंडोसीथियन सिक्कों के आधार पर खरोष्ठी लिपि का भी उद्वाचन कर लिया। अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहले हैं गुहालेख, जो गुहाओं में लिखे मिलते हैं। दूसरे हैं शिलालेख। शिलालेख के अंतर्गत प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख आते हैं। तीसरे स्तंभलेख। स्तंभलेखों के अंतर्गत लघु स्तंभलेख और स्तंभलेख आते हैं। अशोक के लघु शिलालेख उसके सबसे प्रारंभिक शिलालेख हैं। उसके मास्की लघु शिलालेख में देवानाम पियसा अशोक लेख मिलता है और उसके गुर्जरा लघु शिलालेख में देवानाम पियसा पियदासिनो अशोक राजा लेख मिलता है। अशोक का पहला ज्ञात गांधार का द्विभाषी शिलालेख है, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। यह शिलालेख उसके शासन के 10वें वर्ष में जारी किया गया था। अशोक के लघु स्तंभ लेखों की गणना में 3 लेख आते हैं, जिसमें से एक प्रयागराज और कौशाम्बी स्तंभ लेख है और दूसरा सारनाथ और सांची से प्राप्त होता है। अशोक के लघु स्तंभ लेख अमरावती, रुम्मनदेही तथा निगलिहवा से भी मिले हैं। अशोक के मुख्य शिलालेख 14 माने जाते हैं। अशोक के 14 शिलालेख मानसेहरा, कंदहार, शाहबाजगढ़ी, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जौगढ़, सन्नती और येर्रागुड़ी से मिले हैं। इसके पहले शिलालेख में पशुवध का निषेध तथा पशु जीवन का सम्मान किया गया है। दूसरे शिलालेख में सीमांत राज्यों और राजाओं का उल्लेख है, साथ ही मनुष्यों तथा पशुओं को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का भी उल्लेख इसमें मिलता है। तीसरे शिलालेख में नैतिकता के नियम तथा राजकीय अधिकारियों द्वारा उसके कार्यान्वयन का उल्लेख मिलता है। चौथे शिलालेख में नैतिकता के नियमों का उल्लेख मिलता है। 5वें शिलालेख में महामात्रों की स्थापना और उनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है। 6वें शिलालेख में राजकीय कार्यों के प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। 7वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण, मन की पवित्रता, कृतज्ञता तथा दृढ़ भक्ति के महत्व को बताया गया है। 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वें शिलालेख में समारोहों के स्थान पर नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है। 10वें शिलालेख में योग्यता वृद्धि के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया है। 11वें शिलालेख में नैतिकता, शिष्टाचार और सराहनीय कार्यों के लिए प्रेरित किया गया है। 12वें शिलालेख में दूसरे संप्रदायों का आदर करना तथा
अपने संप्रदाय पर अभिमान न करने के लिए कहा गया है। 13वें शिलालेख में उसके राज्य के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध और उसकी विजय का उल्लेख मिलता है। इसी में सीमांत राज्यों तथा राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। 14वें शिलालेख में शिलालेख के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। अशोक के 7 स्तंभलेख दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयागराज कौशाम्बी, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ तथा रामपुरवा से मिले हैं। पहले स्तंभलेख में अशोक लोगों की सुरक्षा के सिद्धांत के विषय में बताता है। दूसरे स्तंभलेख में वह धम्म को परिभाषित करता है। तीसरे स्तंभलेख में वह प्रजा को कठोरता, क्रूरता, क्रोध, अहंकार तथा अन्य पापों से बचने के लिए उपदेश करता है। चौथे स्तंभलेख में वह राजकों के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। 5वें स्तंभलेख में वह पशु पक्षियों की सूची प्रदान करता है जिन्हें निश्चित दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए, तथा वह उन पशु पक्षियों की सूची भी देता है जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। 6वें स्तंभलेख में वह धम्म नीति के विषय में बताता है और 7वें तथा अंतिम स्तंभलेख में वह कहता है कि सभी संप्रदाय आत्म संयम तथा मन की पवित्रता चाहते हैं। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में अशोक के शिलालेखों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। वीडियो के अगले भाग में हम अशोक के गुहालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।